अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 3 सालों से अपोजिशन इस बात पर जोर देती रही कि इदारे हुकूमत से अपनी मुबैना हिमायत से पीछे हट जाएं, हुकूमत को अपनी जंग खुद लड़ने दें। और अब अपोजिशन को लगता है कि वक्त आ गया है कि इदारों की गैर जानिबदारी का इम्तिहान लिया जाए। यानी इस वक्त अपोजिशन जमातों में संजीदगी के साथ ये बहस चल रही है कि बहुत जल्द स्पीकर असेंबली या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाए, जिसके नताइज से वाज़ेह हो जाएगा कि इदारे कहाँ खड़े हैं। और ये बहस एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पीपल्स पार्टी PDM के करीब आ रही है और हुकूमत के इत्तेहादी उससे दूर होते जा रहे हैं। पहले हुकूमती इत्तेहादियों ने इंतखाबी इस्लाहात बिल और नैब तरमीमी बिल पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। काफ लीग और MQM दोनों, जो हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, वो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। और अब हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी काफ लीग पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश नहीं है और एलानिया अपने खदशात का इजहार कर रही है। और इस हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए काफ लीग ने अपने सेंट्रल कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसकी सदारत काफ लीग के सदर और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। काफ लीग के एलामिये के मुताबिक इस इजलास में पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ राय अमल मुरतब किया जाएगा। मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। एलामिये के मुताबिक काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि इत्तेहादी होने की बात तो अलहदा है, तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत अपने स्पीकर से सिर्फ बजट इजलास के लिए मुलाकात करती है। जब उन्हें कोई काम हो तभी राब्ते करते हैं। पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से पार्टी की तरफ से बड़ी शिकायत आ रही हैं। हम यूं ही कोई फैसला नहीं करेंगे, मुशावरत के बाद पार्टी मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। लेकिन मामला काफ लीग और MQM तक महदूद नहीं है। हुकूमत की एक और इत्तेहादी फंक्शनल लीग, जो GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, उसने भी वफाकी हुकूमत से रास्ते जुदा कर लिए हैं। फंक्शनल लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम का बयान सामने आया है कि हमने वफाकी हुकूमत से लाताल्लुकी कर ली है, वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बात कर सकते हैं। हमने इमरान खान को चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया था, इमरान खान कुछ करना ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। यानी अब हुकूमत को अपने नाराज इत्तेहादियों को मनाने के लिए उनकी बहुत सारे मामलात पर बात भी माननी पड़ेगी, वरना हुकूमत के लिए इस फैसला कुन वक्त में मजीद मुश्किलात जन्म ले सकती हैं, क्योंकि इस वक्त ये दबाव एक तरफा नहीं है, बल्कि अपोजिशन ने भी हुकूमत के खिलाफ एक नया मुहाज खड़ा कर दिया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अपोजिशन जमातों में बड़ी सतह पर राब्ते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं। और एक तरफ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को इशाया दिया और फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन जमातों को इशाये पर बुलाया और हुकूमत के खिलाफ पार्लिमानी हिकमत अमली पर गौर व फिक्र किया गया। जिसके बाद आज बिलावल भुट्टो की PDM से रास्ते जुदा होने के बाद पहली मरतबा PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी से मुतालिक भी सवालात हो रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में अपोजिशन इत्तेहाद को सराहते हुए कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती तजावीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और पार्लियामेंट से बाहर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी बात जब भी आएगी तो बाहिमी मुशावरत से फैसला होगा। पार्लियामेंट के बाहर इत्तेहाद नजर आएगा। मैं PDM का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता। जब ऐसी बातें होंगी तो बाहिमी मुशावरत से ही। मौलाना ये बताइए है कि PDM में वापसी का कोई इम्कान है या इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ, जैसे मौलाना साहब ने कहा। यानी कल तक JUIF पीपल्स पार्टी से मुतालिक सख्त बयान दे रही थी और आज एक बार फिर से मुत्तहिद होने की कोशिशें की जा रही हैं और फिलहाल पार्लियामेंट की हद तक तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ महंगाई के मसाइल हैं, दूसरी तरफ मईशत है, इत्तेहादी भी नाला हैं और अपोजिशन अहम कानून साजी की मंजूरी के खिलाफ हुकूमत के लिए चैलेंजेस खड़े कर रही है। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने इत्तेहादियों की नाराज़गी से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया। जब इज्तिमाई हुकूमत होती है उसमें रोज़ाना किसी न किसी की शिकायत होगी, किसी न किसी की बात होगी। और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मिली हैं, उन्होंने अपने पूरे जो एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर, और इसी तरह से जो बाकी मामला हैं उनमें भी इत्तेहादियों को हम साथ। जबकि वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काफ लीग के पास एक वजारत थी, अब 2 ले ली हैं। MQM के पास भी 2 वजारतें हैं, इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं। इत्तेहादी मेन कौन है MQM में, इत्तेहादी मेन कौन है PMLQ है। पहले एक वजारत थी, अब 2 ले ली। MQM की भी 2 वजारतें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे हर कैबिनेट में डिस्कशन हुई, हर इशू पे उन्हें एतमाद में लिया गया। तो इत्तेहादी फुली ऑन बोर्ड है। इत्तेहादी सिर्फ ये चाहते हैं कि इस इशू पे आके हमें अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। हुकूमत को लगता है कि इत्तेहादियों से मामला हल हो जाएंगे, अपोजिशन कोई बड़ा खतरा नहीं है, मगर इस वक्त अपोजिशन एक जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मसरूफ़ है और पार्लियामेंट में बहुत जल्द
स्पीकर कौमी असेंबली या सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी अपोजिशन की हिकमत अमली के मुमकिनात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में किया और कहा कि मकसद ये टेस्ट करना है कि मुक़्तदिर हल्के अब भी हुकूमत के पीछे हैं या नहीं। ये मुमकिनात में अब आ गया है कि गालिबन शायद वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद से पहले सेनेट के चेयरमैन या कौमी असेंबली के स्पीकर, दोनों में से किसी एक के ऊपर कोई टाइम हमें फ्रेम देना है इसका। जी अब ज्यादा देर नहीं है, जिस तरह 2 महीने नहीं है, 2 महीने नहीं है, इससे पहले ही होगा। और टेस्ट क्या करना है? टेस्ट मेजॉरिटी को टेस्ट नहीं करना, टेस्ट यही करना है कि क्या मुक़्तदरा अभी भी इमरान खान के राह के कांटे चुन रहे हैं या वो पीछे हट गए, ये सवाल है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में है। ये एक टेस्ट केस बन जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत है या नहीं। इसका टेस्ट केस आप क्यों नहीं कर लेते कि न्यूट्रलिटी आ गई है नहीं आ गई है, अवामिल इस वक्त हरकत में है या नहीं है? पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाने के आप तैयार होते? मैं तो इसके हक में हूँ। उसके आजमाने के लिए सेनेट सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर वाज़ी अक्सरियत अपोजिशन के पास है, तो वो टेस्ट केस हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है और आइन है या नहीं है। इस सब में क्या हुकूमत का एतमाद दुरुस्त है कि इत्तेहादी वाकई उसके साथ खड़े हैं? इत्तेहादियों से बात करेंगे। एमक्यूएम की तरफ से कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। काफ लीग से आज अहम बयान देने वाले कामिल अली आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, पहले आपसे सिर्फ यही एतराज़ है आपका इन 2 बिलों के हवाले से या फिर और भी एतराज़ात हैं आपके हुकूमत पर? देखिए मसाइल तो हैं और उसका इजहार हम उनसे कई बार करते रहते हैं, कभी कभी आप लोगों से भी करते हैं। मसाइल तो हैं। अच्छा, मामला ये है कि कुछ हफ्ते पहले भी मैंने वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की थी कि लेजिस्लेशन आपको करानी होती है तो आप हमें दिखाएंगे तो ना, ताकि हम देख के अंदाज़ा करें कि हमें इस पर क्या स्टैंड लेना है, क्या बात करनी है। ऐलान तार में हमारी मौजूदगी में आ जाए और हमें, तो अगर हम उस पर आपका साथ ना दें तो फिर एक बड़ी ख़बर है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम भी एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं, आप भी बचना चाहते हैं, तो आप उन कानून साजी को कम से कम हमारे सामने से गुजारेंगे तो ना। वैसे मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तो आपको ब्रीफिंग दी गई थी ना? जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक़ है, इसके बारे में हमें मीडिया से खबर पता लग रही थी। अलग से हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। उस पर हमने ख़ुद हुकूमत से कहा कि अगर आप इसमें संजीदा हैं तो आप इसको संजीदगी से लीजिए, हमें इसकी आके ब्रीफिंग तो दीजिए ताकि हम आपका साथ दे सकें। वो यहाँ आए थे, उनकी बड़ी मेहरबानी। ख़ुद शिबली फराज यहाँ आए, उन्होंने आके हमें इसके बारे में पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया। लेकिन हमारे कई बड़े अहम सवालात थे जिसके जवाबात हमें नहीं मिले और उन्होंने कहा भी था कि इसके जवाबात आपको मिल जाएंगे। जब ये लेजिस्लेशन बिल्कुल सर पे आ गई तो फिर हमने मुतालबा किया कि भाई ये तो बहुत सारे सवालात थे और सिर्फ हमें ही नहीं, बाद में अंदाज़ा हुआ कि ख़ुद हुकूमती जमात और इत्तेहादियों को सबको इस हवाले से बड़े सवालात हैं। आपके एग्जैक्टली क्या सवालात हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया अभी तक? हम तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर कि EVM मशीन किस तरह शफाफ इंतखाबात की गारंटी लेगी। हम शफाफ इलेक्शन के हक़ में सबसे ज़्यादा डसे हुए हमें। शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे तो मेरे ख़्याल है हम सबसे बड़े बेनिफिशरी हम होंगे। दूसरा, हम इस बात के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आप टेक्नोलॉजी की मदद ना ली जानी चाहिए, लेकिन इसको एक पूरे मरहले से गुज़रना है। कुछ आपको हमने तो कहा था पिछली दफ़ा भी कि आप कम से कम इंजीनियरिंग काउंसिल को तो भेजेंगे, उसकी राय तो लें। इस तरह की राय लेने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, उनके पास तो भेजें। फिर आप किसी ज़िमनी इंतखाब में, किसी इब्तिदाई इंतखाबात में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देख लें। फिर हमारा ये सवाल कि जिनके हाथ में ये मशीन होगी, जिनकी पोजीशन में ये मशीन होगी, क्या वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें फीड नहीं कर पाएंगे? उसमें ये गारंटी तो ली जा रही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं हो सकता इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और फिर ये मशीन जितनी बड़ी तादाद में बननी है उस इंतखाबात के लिए, उसकी उतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो अगर इस इंतखाबात में नहीं हो इस्तेमाल होनी है ये मशीन, तो उसकी लेजिस्लेशन की इतनी उजलत क्यों है?
तो कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं था इस पर, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हम मुतमईन नहीं थे। और मैं समझता हूँ आप भी समझते होंगे कि अगर हम मुतमईन नहीं थे तो ये हमारा हक़ है कि अपने मुतमईन न होने का, अदम इत्मीनान का और उस मशीन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाए। सो उसके बाद जो फ़ैसला करना था वो हुकूमत ने करना था। अच्छा, हमने ये मना नहीं किया था कि आप तमाम ही चीज़ें ना करें। तो तमाम के लिए नहीं किया, यानी कि फिर नैब की तरमीम के लिए तैयार थे आप? देखिए, उसी दिन ब्रीफिंग दी गई है सब लोगों को कि कौन सी चीज़ें ला रहे हैं, उसमें नैब का मसला नहीं था। तो शायद नैब का तो जो तरमीम आ रही है वो नहीं आ रहा था उस दिन मुश्तरका इजलास में। दिलचस्प बात है, यानी कि जो लेजिस्लेशन का मसला है बस वही है, या फिर जो कारकर्दगी के हवाले से भी आप हुकूमत की सवालात उठाते रहे हैं, जो महंगाई के हवाले से हुकूमत जस्टिफिकेशंस दे रही है अपनी कारकर्दगी के हवाले से, वो आपको काबिल कबूल है या आपको उस पर भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ों का तो जवाब हुकूमत को देना है ना, कि अब महंगाई का जहाँ तक मामला है, महंगाई में तो हमारा हाथ नहीं है। हुकूमत कामयाब हो रही है या नाकाम हो रही है, ये बैरूनी अवामिल है, लेकिन उसका बोझ हम पे नहीं आना चाहिए ना। हम पे नहीं आना चाहिए कि भाई हम हुकूमत में थे तो महंगाई के उसके अंदर हम शरीक थे। तो ये वक्त है कि हुकूमत को इन मामलात में, अगर हुकूमत अपने इत्तेहादियों को पहले से ऑन बोर्ड ले और हम देखें कि ये ऐसी मजबूरियां हैं जिसके लिए कोई हल नहीं है, तो फिर हम बदनामी लेके भी साथ दे सकते हैं ना। लेकिन हम ऑन बोर्ड नहीं हैं, हमें मीडिया से ख़बरें पता लग रही हों, आप लोगों के तबसरों से ये पूरी इत्तलात आ रही हों, तो फिर हम अपने किरदार के बारे में हुकूमत से पूछते भी रहें, ऐसे इसके बारे में फिर हमें किसी दिन फ़ैसला भी करना पड़ जाएगा। क्या फ़ैसला करना पड़ जाएगा? अपोजिशन का इस्तदलाल है कि इस वक्त इत्तेहादियों पर भी दबाव है हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, उनके वोटर और सपोर्टर का, कि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ये अपोजिशन की खुश फहमी है या वाकई आप पर दबाव है? नहीं, मेरा ख्याल है मैंने तो आपको महफूज जुमलों के साथ यही बात बताई है कि ये जो हुकूमत जितनी दुआओं के साथ और जितनी मेहनत के साथ और जितनी उम्मीदों के साथ आई थी, शायद यही उसके लिए बड़ी परेशान कुन बात बाद में साबित हुई है। फिर जितने वादों के साथ आई थी और बड़े बड़े दावों के साथ आई थी, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही। हमने तो ये सारी, ना हमारे हवाले से किसी को खुशफहमी थी, ना हमने कोई बड़े वादे किए थे, ना इरादे किए थे, लेकिन हम पॉपुलर हो जाने या अनपॉपुलर हो जाने का खौफ में मुब्तला नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि हम सही हैं या हक़ पे हैं या नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें जिससे कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही हो और उसकी नाअहली, मैं अभी तक हम ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आई है, लेकिन अगर नाअहली भी है, लोगों के, जिन लोगों को ज़िम्मेदारी देगी उनके सिलेक्शन के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी, उसको कबूल करनी चाहिए। हम इस हवाले से फिर जो बात अपोजिशन कह रही है उसी तरह के जज्बात बहरहाल हमारे वोटर्स के भी हो सकते हैं। मगर कुछ जज्बात का इजहार आपके सीनियर रहनुमा भी कर रहे हैं, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं इस हवाले से फैसला हो सकता है। तो क्या पार्टी सर जोड़कर बैठी है कि हमने क्या करना है, या आपको उम्मीद है कि हुकूमत अभी भी डिलीवर कर सकती है? 3.25 साल नहीं किया तो 2.25 साल कर सकती है। देखिए, वो उम्मीद तो है, यकीन नहीं है। मेरा ख्याल हम भी अभी भी यही काम कर रहे थे कि जायज़ा ले रहे थे कि इतने साल में हम क्या कर सकें इनकी मदद। देखिए, हमारे पास तो एक ही मिनिस्ट्री थी ना, 2 मिनिस्ट्री लेके हम नहीं बैठे हुए, एक ही मिनिस्ट्री थी हमारे पास। तो उसमें तो शायद किसी मिनिस्ट्री में इतना बड़ा फ़र्क ना डाला हो। पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, मईशत में हमने तो 3-4 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा दी IT की, और वो भी फ्री हैंड नहीं था, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, वरना शायद हम इस हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाब भी बर्पा कर सकते थे। आप सही हैं, हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, और फिर हो सकता है कि हमें बड़े फोरम पे भी जाके इस पर बात करनी पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की नीयत पे हमने कभी भी शुबा नहीं किया है। हम उनसे संजीदगी का तकाज़ा करते हैं, सीरियसनेस का तकाज़ा करते हैं। वो वापस आ जाए और उसका मुजाहरा हो, तो मैं समझता हूँ हालात बेहतर हो सकते हैं। मतलब आपने बड़े फोरम की बात की, आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि एक दफ़ा जब सेम पेज ना रहे, ताल्लुकात में कशीदगी आ जाए तो फिर मसाइल होते हैं। आपके ख्याल में DGISI का तकर्रुर हो गया, वो मसला हल हो गया जैसा कि हुकूमत का दावा है? सेम पेज वापस बहाल हो गया या मसाइल आपके ख्याल में होंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पर? देखिए, अभी तो सूरत हाल मेरा ख्याल है थोड़ी क्लियर हुई है,
लेकिन क्या इस पूरे अमल से कोई डैमेज हो गया है, कोई ऐसा? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। क्या एतमाद की फ़िज़ा में कोई फ़र्क पड़ गया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऑपोजिशन इसका पैमाना इस बात में देख रही है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मुमकिन तौर पर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। वो कहते हैं उससे पता चल जाएगा। अगर आपको अप्रोच किया है उन्होंने, या फिर आप सोच रहे हैं इस बारे में कि आप साथ दे सकते हैं सेनेट में? नहीं, हम बातचीत तो हमारी होती रहती है, हम करेंगे भी, लेकिन उनकी बातचीत और उससे पहले हम हुकूमत से भी तो बहुत सारे सवालात करेंगे ना। हम तो उन पे एतमाद कर लेना, और वो ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें हुकूमत के लिए अदम एतमाद जो है वो ऐवान में ना करना पड़े। हम उनके साथ बंद कमरों में कर लें। यानी जहाँ पर एमक्यूएम इस वक्त खड़ी है वहाँ पर वो अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं है, मगर हुकूमत पर एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब एतबार नहीं रह गया है, कारकर्दगी के एतबार। हम ये नहीं कह रहे हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन भाई कोई चीज़ भी तो नहीं हो रही है। चले हमें ना हमारी काम ना होते, पाकिस्तान का ओवरऑल वो भी तब्दील हो रहा होता। पहले ये कहा गया कि जब बड़ी तब्दीली लानी होती तो वक्त लगता है ना, उसके कुछ असरात अब 3 साल बाद आ जाने चाहिए थे, वो नज़र नहीं आए हैं। ना ही उस हवाले से कोई कॉन्क्रीट, मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले ही बोलता रहा हूँ कि कुछ कामयाबी ना मिल रही हो, सिमत भी नज़र आती है ना, तो उससे पता लग जाता है कि आज नहीं तो कल जाकर बेहतरी आने के इम्कान हो जाएंगे। अगर आपको सिमत नज़र नहीं आ रही हो तो फिर आपको साथ देने में बड़ी घबराहट होती है। और आप अब घबरा रहे हैं? जी, इसलिए नहीं सिर्फ कि इंतखाबात ने जो अगले इंतखाबात हैं वो करीब है, इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत ख़ुद ज़्यादा सहार नहीं सकेगी अगर कोई कॉन्क्रीट किस्म के फ़ैसले नहीं किए गए, कोई बेहतरी नहीं लाई गई, कोई सीरियसनेस नहीं लाई गई। इंडिकेटर्स नहीं बता रहे ना ऐसी चीज़ें। देखिए, हम इसको भी एक मौके के तौर पे नहीं लेते। हमें पता है कि आलमी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई थी, लेकिन ना आप हमें एतमाद में लें, ना कौम को प्रॉपर ले सकें, तो फिर बेचैनी बढ़ेगी। बेचैनी बढ़ेगी। एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने सुना। काफ लीग का क्या मौक़िफ़ है, आज के इजलास के बाद बात करेंगे। काफ लीग सेगमेंट के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। काफ लीग का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका बयान भी, एलामिया भी आज सामने आया। पंजाब हुकूमत पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही तहफ़्फ़ुज़ है कि जी मशवरे नहीं करते, मुशावरत के साथ आगे नहीं बढ़ते, या कारकर्दगी पर भी संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और काफ लीग कोई बड़ा फ़ैसला कर सकती है, उसकी तरफ जा सकती है? ये तो शाहजेब, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। ये मैं गुज़श्ता 3 साल से ही ये तवातर के साथ ये रिज़र्वेशन बयान करता रहा हूँ, और मेरे ख़्याल में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर मैंने ये ना बताया हो कि ये मुशावरत नहीं करते। हालांकि बुनियादी तौर पे हमारा जो एग्रीमेंट था इनके साथ, जो अलायंस हुआ, तो उसके अंदर डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं, इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी मुशावरत लाजम थी। और उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी इनपुट जो है वो कंपलसरी थी, बल्कि दूसरे इत्तेहादियों की भी इनपुट जो है उसके अंदर उनके साथ भी यही बातचीत थी और यही पाबंदी थी। लेकिन ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इनका कि ये कभी भी किसी इशू के ऊपर मशवरा नहीं करता जब इनको कोई ज़रूरत होती है। यानी पंजाब के अंदर हमारा रोल ये है कि अगर बजट है तो वो आ जाते हैं और मुशावरत करते हैं, और जब बजट पास हो जाता है तो फिर अलूफ हो जाते हैं। फिर कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपनी ज़रूरत होती है तो वो बात करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। वरना ये अपनी पार्टी के अंदर ही मुशावरत मेरे ख्याल में शायद वहाँ भी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि लोग तो जो इनके अपने लोग हैं वो भी यही शिकायत
दोहराते रहते हैं और अमूमी तौर पे ये जो वो भी ये गिला करते हैं कि हमारे साथ भी कोई मुशावरत नहीं ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुतादिद दफ़ा 3 साल में आपने मुख्तलिफ शोज़ में बात की है। आप ये भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद पंजाब में जो रेट है करप्शन का वो उल्टा बढ़ गया है। आप महंगाई पर भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं, कारकर्दगी पर भी कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं, और फिर आप कहते हैं मुशावरत भी ये नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली आपका तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किस चीज़ पर खड़ा है? करप्शन भी बढ़ गई है, कारकर्दगी से भी आप मुतमईन नहीं हैं, आप वो कह रहे हैं कि आपसे मुशावरत भी नहीं करते, तो किस बात पे खड़ा है आपका इत्तेहाद? शाहज़ेब, हमारी क़यादत है उसके अंदर एक यही एक खूबी है कि जो कमिटमेंट करते हैं वो ऑनर करते हैं और उसको निभाते हैं। नफ़ा हो या नुकसान हो, वो उनकी कमिटमेंट जो है वो हमेशा उसको निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी क़यादत की सेंटिटी है। उनका जो एक उनकी तारीफ़ है वो ये है कि वो अपनी कमिटमेंट को हमेशा निभाते हैं। तो हमारी तो हमेशा कोशिश ये, लेकिन अब हमारे मेंबरान जो हैं वो पंजाब असम्बली के भी और नेशनल असम्बली के भी ये सारे के सारे जो हैं ये रिजर्वेशन जो है वो दुराए चले जा रहे हैं। और मगर गुलाम सरवर खान साहब का कहना है, गुलाम सरवर खान साहब कह रहे हैं कि मामलात है। गुलाम सरवर खान साहब ने कहा, आज वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब ने कहा कि काफ लीग के पास एक वजारत थी, अब दूसरी भी तो दे दी है, इत्तेहादियों को कोई इख्तलाफ नहीं है, वो ऑन बोर्ड हैं। तो आप लोग ऑन बोर्ड हैं, आपको तो वजारत भी देती हैं, तो बस ये शिकवा शिकायत है जो आप कभी कभार कर लेते हैं, तो अभी भी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं, आपने कमिटमेंट पूरी करनी है। बादशाह आदमी है, उसको एविएशन का वजीर होने के बावजूद उसको ये नहीं पता कि जो इस वक्त उसके बिल कितने हैं असम्बली के अंदर, और उसके बिल जो हैं वो पार्लिमानी मिनिस्टर पेश कर रहा होता है। तो वो बेचारा ठीक है, उससे सवाल किया होगा उसने। हालांकि गुलाम सरवर खान साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम बिला वजह, उनको पता है गुलाम सरवर खान को हमारी क़यादत कभी बिला वजह कोई रिजर्वेशन पेश नहीं करती और बिला वजह कभी शिकायत भी नहीं करती। हमें क्या ज़रूरत है, अगर कोई हमारी रिजर्वेशन ना हो, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, तो हम कोई शिकायत करें? तो फिर लोगों में से नहीं है, शिकायत ही कर रहे हैं ना आप। और ऐसा नहीं है कि आप कोई इंतहाई कदम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन तैयारियां कर रही है सेनेट में अदम एतमाद की, उसके बाद वो पंजाब का कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है जी पंजाब में हम जा सकते हैं, और जाहिर है वो तकिया आप लोगों पर करते हैं, उन्हें लगता है कि आप लोगों से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं बनेंगे आप? नहीं, हम अमूमी तौर पे हम उस रवायत के बंदे नहीं हैं कि हम कोई थ्रेट करें या हम ब्लैकमेलिंग करें या हम खुदा न खास्ता जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट चले जाएं। हमारी हर दम कोशिश है कि हम अपने मुआदे के ऊपर कायम रहें, और अब ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत आइंदा किस तरीके से चलती है। अगर वो मुशावरत शुरू कर देती है और तवत्तर के साथ करती है और हमारी क़यादत को इज़्ज़त और वक़ार देती है, तो फिर तो ज़ाहिर है हम किसी इस किस्म की तहरीक के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया और अपने मुआदे के ऊपर इन्होंने अब भी अमल ना किया, और इसमें फ़ायदा इनका भी है। हम अगर मुशावरत की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे साथ मुशावरत करेंगे तो ये इनको जो गुनागू तकलीफ़ आ रही हैं उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। ऑपोजिशन कहती है वो क़यादत है जिसने अपने दौर के अंदर डिलीवर किया हुआ है और तजर्बा है। ऑपोजिशन कहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी है। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है जिसकी वजह से जो इत्तेहादी हैं उन्हें भी, क्योंकि वो वोट लेकर आए हैं, उनके वोटर सपोर्टर की तरफ से दबाव का सामना है। ये ऑपोजिशन की खुशफहमी है, ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों को दबाव का सामना है इस कारकर्दगी की वजह से? यकीनी तौर पे शाहज़ेब बहुत ज़्यादा दबाव है। हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपने हलकों के अंदर बड़ी मुश्किल से सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। वो दिन रात मेहनत करने के बावजूद लोग चूँकि तकलीफ में हैं, महंगाई की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, दीगर कई मसाइल हैं, बेरोज़गारी है। देखें ना, ये सारे वो मसाइल हैं, अगर ये हल ना हुए तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे आम आदमी के पास? और आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत जो बाकी टाइम रह गया इनका तकरीबन पौने 2 साल का, उसमें हल कर सकती है, या 3.25 साल गुजारने के बाद आपको लगता है कि मुश्किल है कारकर्दगी एक्सपेक्ट करना आपके इत्यादियों से?
देखें, अगर आप अपना ये मुशावरत का अमल शुरू करते हैं तो आज भी 2 साल बड़ा एक टाइम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और डिलीवर किया जा सकता है। आम आदमी की शिकायत दूर की जा सकती हैं, आम आदमी के मसाइल को हल किया जा सकता है 2 साल के अंदर। 2 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। और नहीं हुई तो ये अपनी आदत को तो दुरुस्त करें। अगर नहीं होती और मुशावरत नहीं होती शुरू, फिर क्या होगा? मैंने तो पहले ही अर्ज कर दिया है कि वो अल्लाह ना करे कि हमें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े, लेकिन अगर ये अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं तो ज़ाहिर है हम तो अपने मुआदे पे कायम हैं। बहुत शुक्रिया कामिल रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अवाम तैयार हो जाएं, सर्दियों में बहरान आ रहा है और किस तरह उनसे गलत बयानी हो रही है, बहुत अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 2018 से हम मुसलसल अवाम के सामने ये मसला रखते आए हैं कि हुकूमत हर सर्दियों में अपनी बदइंतज़ामी से गैस के बहरान को मज़ीद बिगाड़ देती है। ना नए LNG टर्मिनल लगा सकी है, ना मौजूदा टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करती है और ना ही गैस पाइपलाइन पर काम शुरू कर पाई है, हालांकि बार बार दावे करती रही है। और फिर हर साल हुकूमत हमारे ही खिलाफ मुहिम शुरू कर देती है, मगर हर साल अवाम को बहरान भुगतना पड़ता है। प्रोग्राम में रखे गए हक़ाइक़ तो दुरुस्त साबित हो जाते हैं, मगर मुल्क का बार बार नुकसान हो रहा है। हमने आज के प्रोग्राम के लिए वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये चौथी दावत थी इस प्रोग्राम के बाद जिसमें वो प्रोग्राम में आने का ये वादा करके गए थे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? हाँ, तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक किए मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से, हमने, मगर आज वो चौथी दफा बुलाने पर भी नहीं आए, जवाब ही नहीं दिया। आज अपोजिशन ने सेनेट में गैस के बहरान और LNG की बदइंतजामी पर सवाल उठाया तो हम्माद अजहर ने यह जवाब दिया। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर हम आवाम को ये बुरी खबर सुना दें कि आवाम को सर्दियों में दिन में 3 दफ़ा भी पूरी तरह गैस नहीं मिलेगी। आवाम और इंडस्ट्री को कम प्रेशर के शदीद मसाइल का सामना होने वाला है। गुज़िश्ता बरस भी नदीम बाबर ने यही दावा किया था जो आज हम्माद अज़हर कर रहे हैं, मगर फिर आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में रखे गए हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हुए और बदकिस्मती से इस साल भी यही होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही बातें की गई थी। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। CNG और कैप्टिव जनरेशन सिर्फ इनको कटेल किया जाएगा अगर शॉर्टेज होगी। इस प्लान में कोई चेंज नहीं है। मैं कौम को यह तसल्ली देना चाहता हूं कि इन 2 चीज़ों के अलावा किसी इंडस्ट्री को, किसी डोमेस्टिक सेक्टर को कोई इशू नहीं है। हमें जितनी LNG चाहिए हमने ऑलरेडी अरेंज की हुई है। गुज़िश्ता बरस भी आवाम से गलत बयानी की गई, इस साल भी की जा रही है और इस सब की वजह यह है कि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और उनसे पहले के वज़रा और मौबनीन ख़ुसूसी की नाअहली की वजह से ना मुल्क में अब तक नया LNG टर्मिनल लग सका है और ना ही मौजूदा टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है। आज भी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि हम 12 कार्गो ला सकते हैं और 11 ला रहे हैं। ये 9 और 10 और 11 कार्गोज जो थे अब 10 और 10 हो गए तकरीबन। दिस इज़ एज अपोज टू द मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटी ऑफ 12 कार्गोज अ मंथ जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। बार बार यही बात कर रहे हैं, बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। 12 का कॉन्ट्रैक्ट है, मगर हुकूमत 14 कार्गो ला सकती थी और इस दफ़ा टेंडर भी 14 कार्गो का इंतजाम करने के लिए ही किया गया था। देखिए, दिसंबर और जनवरी के लिए 4 कार्गोज के टेंडर्स किए, मगर एक भी सप्लायर नहीं आया। अगर आ जाते तो मुल्क में 12 कार्गो आते या 14, और जब 14 आते तो क्यों बार बार 1200 mm CFD की कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी का बताकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है? गुज़िश्ता साल ही नदीम बाबर ने बता दिया था कि अब 14 कार्गो आ सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी,
दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है, चालू कर दिया इसे। 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। और जब देर से टेंडर करने की वजह से 14 कार्गोज का इंतजाम नहीं हो सका तो नदीम बाबर साहब ने भी यही किया जो आज हमारे साहब कर रहे हैं और कहा कि 12 ही आ सकते थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। हर नए साल में हर नया वजीर या मुशीर वही पुरानी गलत बयानी करके अवाम को उसी तरह गुमराह करता है। इसके अलावा आज हमाद अजहर ने फिर बताया कि इस हुकूमत में प्राइवेट सेक्टर के जरिए टर्मिनल लगेगा। जो मुस्लिम लीग नून ने टर्मिनल्स लगाए वो टेक और पे बेसिस पे लगाए, जहाँ पे हमें हुकूमत को फ़ी टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स हैं, 4 करोड़ रुपये यौमिया उनको किराया देना पड़ता है, यानी 8 करोड़ रुपया यौमिया एक दिन का किराया देना पड़ता है उन LNG टर्मिनल्स को जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स लगे हुए हैं, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम टर्मिनल्स लगाने जा रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी है, 2 कंपनीज़ हैं, मित्सुबिशी जापान की कंपनी है और एक दूसरा लोकल कंसोर्शियम है कतर गैस के साथ मिलके वो लगा रहे हैं। उसके अंदर कोई किराया शामिल नहीं होएगा, कोई गवर्नमेंट लाइबिलिटी शामिल नहीं होएगी। और ये गुज़िश्ता हुकूमत के टर्मिनल्स पर टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट पर तनकीद भी की, फिर तकरीबन पूरी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी को इस्तेमाल करने का क्रेडिट भी ले रहे हैं। मगर क्या ये नया टर्मिनल लगाने का ख्वाब पहली दफ़ा आवाम को दिखाया जा रहा है? आपको ये दिखाते हैं कि आवाम को ये कहानी भी 2.5 साल से सुनाई जा रही है। 2018 से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में मज़ीद टर्मिनल लगाना चाह रहा है। 2019 में तहरीक इंसाफ ने दावा करना शुरू किया और फिर 29 नवंबर 2019 को वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया कि ताबीर एनर्जी और इनर गैस ने बगैर हुकूमती गारंटी के LNG के टर्मिनल लगाने के लिए $2 मिलियन के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रपोजल्स जमा करा दिए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के $2,50,000 योमिया के मुकाबले में इमरान खान की हुकूमत ऐसा कोई योमिया किराया नहीं देगी। ये 2 साल पहले की बात है और बिल्कुल वही बात है जो आज हमाद अजहर ने की है। मगर बात यहीं नहीं रुकी। फिर इसके 2 माह बाद उस वक्त के वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए 5 टर्मिनल्स लगाने का दावा किया और इस बयान के बाद 10 महीने तक कुछ नहीं हुआ। और फिर 22 अक्टूबर 2020 को नदीम बाबर ने फिर 5 नए टर्मिनल्स की आवाम को खुशखबरी सुनाई। साथ ये भी बता दिया कि 2 से 3 माह में 2 टर्मिनल्स पर काम भी शुरू हो जाएगा और साल से 1.5 साल में वो बन भी जाएंगे। 5 कंपनियों ने कहा जी हम प्राइवेट टर्मिनल्स लगाना चाहते हैं, हमने 5 को इजाज़त दे दी। उनमें से 2 कंपनियां इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि अगले 2 से 3 महीने में फ़िज़िकली उनके टर्मिनल्स पे काम शुरू हो जाएगा और साल या 1.25 साल 1.5 साल के अंदर वो दोनों टर्मिनल्स लग जाएंगे। और फिर इस बयान के 8 दिन बाद 30 अक्टूबर 2020 को यह खबर आई कि अमरीकी तवानाई कंपनी एक्सॉन मोबिल ने पाकिस्तान में नया LNG टर्मिनल लगाने का प्लान तर्क कर दिया है। एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में इनर गैस के कंसोर्शियम के साथ पार्टनरशिप में टर्मिनल लगा रही थी। फिर 8 नवंबर 2020 को ताबिश गौहर ने नए टर्मिनल्स ना बनने पर हुकूमती कोताही का एतराफ़ किया। जो पॉलिसी का फेलियर आप कह लीजिए या जो जहाँ कोताही कह लिए कि पिछले कई सालों में 2 टर्मिनल्स के बाद कोई नए टर्मिनल बने नहीं, इसी तरह टर्मिनल्स लग भी जाएं लेकिन जो नॉर्थ साउथ गैस आप ये मान तो रहे कि 2 के बाद कोई टर्मिनल लगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया था कि हम टर्मिनल लगाने और 2 कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगाएंगे। जी, टेक एंड पे और प्राइवेट सेक्टर में ये P2P ट्रांजैक्शन है, ये पे देर हुई है। और फिर ताबिश गौहर के बयान के 17 दिन के बाद 25 नवंबर 2020 को नदीम बाबर ने बताया कि एक कंपनी मुझसे अभी मिलकर गई है और बताया है कि जनवरी 2021 में वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर रही है और दूसरी कंपनी चंद महीने में काम शुरू कर देगी। हुकूमत ने कहा जी कि प्राइवेट सेक्टर में जो टर्मिनल लगाना चाहता है लगाए, गवर्नमेंट उसको कोई परचेज कमिटमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट उसको ट्रांसमिशन कैपेसिटी देगी पाइप में, वो खुद अपनी LNG लाए खुद बेचे। इस मोड पे 2 कंपनियां बिल्कुल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। एक कंपनी अभी मैं इस मीटिंग में आने से पहले मुझसे मिल के गए और वो कह रहे हैं कि जी जनवरी में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी उसके चंद महीने बाद शुरू कर देगी। और फिर इसके 1 माह बाद 18 दिसंबर और 29 दिसंबर 2020 को फिर नदीम बाबर ने बताया कि अगले महीने नए टर्मिनल पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। दूसरा टर्मिनल 2021 के सेकेंड हाफ में काम शुरू कर देगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले महीने के आखिर तक पहला प्राइवेट टर्मिनल कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देगा। मगर फिर इन तमाम बातों को भी 6 महीने गुजर गए और 24 जून 2021 को वफाकी वजीर असद उमर, जो काबीना की कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बताया कि 2 नए LNG टर्मिनल्स पर काम फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है।
जो टर्मिनल्स हैं, 2 नए टर्मिनल्स जो आने हैं उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात हुई है। उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पिछले 3 से 4 माह के अंदर जो फैसले रुके हुए थे वो फैसले भी होते चले जा रहे हैं। और साथ ही जो गैस पाइपलाइन डालनी है जिससे वो जो LNG आएगी उसको हमने नॉर्थ के अंदर लेके जाना है, शुमाल के अंदर लेके जाना है मुल्क के लिए जहाँ लोड सेंटर्स हैं। सो इन दोनों चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। फिर 2 जुलाई 2021 को हम्माद अजहर ने वजीर बनकर बताया कि हमने टर्मिनल लगाने के लिए कमेटी बना दी है, उस पर जल्दी काम शुरू होने वाला है। जो हम टर्मिनल जिसका लगाने की अब हमने कमेटी बनाई हुई है और इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वो टेक एंड पे होंगे, यानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप किराया देंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर इस बात को भी 4 महीने और गुजर गए और आज हम्माद अजहर ने फिर सेनेट में बताया कि टर्मिनल्स बनने जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज 2018 से नए टर्मिनल लगाने के लिए तैयार हैं। मुल्क में गैस का बहरान है, मगर देखिए हुकूमती वज़रा की नाअहली की वजह से मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है और हर नया वज़ीर या मुशीर वही 3 साल पुरानी कहानी दोहराता है। हमने नए टर्मिनल लगाने वाली कंपनी से खुद बात की तो उनका कहना था कि अगर वक्त पर हमें LNG टर्मिनल लगाने दिए जाते और हुकूमत ने वक्त पर नई गैस पाइपलाइन पर काम किया होता तो मुल्क में प्राइवेट सेक्टर के लिए बहरान पर काबू पाया जा सकता था। उनके मुताबिक अगर हुकूमत ने देर ना की होती और टर्मिनल लग गए होते, पाइपलाइन बिछ गई होती, तो जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें कम तरीन सतह पर थी तो प्राइवेट सेक्टर ने उस वक्त भी भरपूर खरीदारी की होती। मगर हुकूमत 3 साल से सिर्फ दावे करती आई है। इस वक्त मुल्क के हालात और वफाकी वज़रा की मुसलसल नाअहली की वजह से वज़ीर आज़म को खुद फौरी तौर पर इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। कंपनियां खुद बता रही हैं कि फौरी काम वो शुरू कर सकती हैं, टर्मिनल लगा सकती हैं ताकि आइंदा बहरान से बचा जा सके। मगर वज़ीर आज़म को खुद फौरी तौर पर दिलचस्पी लेना होगी ताकि 1-2 महीने में ही ये काम शुरू हो सके, क्योंकि ये मुमकिन है। और वज़ीर आज़म को अपने वज़रा को जवाबदेह ठहराना होगा, क्योंकि हम सवाल करें तो वज़रा का ये रवैया होता है, फिर वादा करके जाते हैं मगर नहीं आते। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है आप लोगों की वजह से, जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे हैं, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। हमने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।